ओके बेटा, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स दैट ओपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब ये क्या होता है कि जब कोई भी एक बॉडी किसी सरफेस के अक्रॉस मूव करती है, चाहे वो बॉडी किसी भी शेप की हो, तो उस केस में ड्यूरिंग मोशन जो मोशन के खिलाफ रेजिस्टेंस होती है दोनों सरफेसिस के दौरान, जैसे जो कि ऐसे जैसे ये एक बॉडी है, एक सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये इसके साथ इन कांटेक्ट है। और अगर ये मूव कर रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया में जो फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि इसकी मोशन को रेजिस्ट कर रही होगी, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। सिमिलरली जैसे अगर कोई इस शेप की बॉडी है, अगर वो मूव करी किसी भी एक डायरेक्शन में, तो जो हिस्सा इस बॉडी का इस सरफेस के साथ इन कांटेक्ट है, इस पॉइंट पे, इस कांटेक्ट पॉइंट पर जो अपोजिशन की फोर्स होगी, ऐसी फोर्स जो कि इसकी मोशन को अपोज करेगी, ऐसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक बात जाहिर होगी कि फोर्स, एक जो फ्रिक्शन है वो एक फोर्स है। इसका मतलब है अगर ये फोर्स है तो इसका मतलब है कि ये कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये फोर्स है तो इसका मतलब है कि इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बेटा ये होती है एफ एस इक्वल्स टू म्यू एम जी। ये इसकी डेरिवेशन बेटा हम इसी लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है। एफ एस का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, बेसिकली इसका ये मतलब है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है एफ एस इक्वल्स टू म्यू एम जी। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, अब ये जो फ्रिक्शन होती है ये फ्लूइड्स में भी होती है और सॉलिड्स में भी होती है। ठीक है, अब फ्लूइड्स का मतलब क्या है? फ्लूइड कहते हैं बेटा हर उस चीज को जो बहती हो। फ्लूइड्स के अंदर बेटा लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। ठीक है, तो फ्लूइड कहते हैं हर वो चीज जो बहने वाली हो। ठीक है, लाइक हवा भी एक फ्लूइड है, पानी भी फ्लूइड है, शहद भी फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं फ्लूइड्स के अंदर जो फ्रिक्शन होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर? विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन। ठीक है, अगर गाढ़ा कोई लिक्विड है तो उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा गाढ़ा है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, कम गाढ़ा है तो कम फ्रिक्शन होगी। लाइक पानी के अंदर फ्रिक्शन कम होगी, शहद के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर जो फ्रिक्शन होती है वो फर्दर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो दो सरफेसेस आपस में जो टकरा रही हैं, जैसे दो सरफेसेस, इनकी नेचर क्या है? ठीक है, क्या ये वुडन सरफेस है, स्टील सरफेस है, वो कोई और मेटल है, क्या ग्लास सरफेस है? ये तो सरफेस की बनावट पे ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, नेचर पे डिपेंड करती है। सेकंड चीज़ किस चीज़ पे ये फ्रिक्शन डिपेंड करती है? प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दीज फोर्सेस, के ये जो स्लाइड कर रही हैं तो इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी कितनी जोर से प्रेस्ड है, मतलब ये वजनी बॉडी है या हल्की बॉडी है, या क्या किसी चीज़ ने इसके ऊपर से दबाया हुआ है, किसी चीज़ ने इसके ऊपर वजन तो नहीं डाला हुआ। तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है, प्रेसिंग फोर्स पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो मतलब डिपेंडेंस में दो चीज़ें आ जाती हैं। फ्लूइड्स के अंदर तो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, लेकिन सॉलिड्स के अंदर फर्दर दो फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है फ्रिक्शन की। एक नेचर ऑफ द सर्फेसिस, नंबर टू प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द सर्फेसिस। ठीक है, अच्छा बेटा, अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोल्ड वेल्ड्स का। अब कोल्ड वेल्ड्स क्या होते हैं? अच्छा बेटा, बज़ाहिर कोई भी सरफेस हो जो कि आपको बज़ाहिर प्लेन लग रही हो, अगर बेटा आप ऐसी प्लेन सरफेस को गौर से देखें, लाइक अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ये एक और बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, बज़ाहिर अगर ये आपको बिल्कुल प्लेन भी लग रहा होगा, लेकिन बेटा अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर इस सरफेस को नोट करेंगे तो बेटा ये सरफेसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस तरह से होंगी, इस तरह से आपस में इन कॉन्टैक्ट होंगी। ठीक है, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन नहीं होती, इनके अंदर बेटा ये ऊंच नीच ज़रूर होती है। ठीक है ना, ये हर्डल्स ज़रूर होते हैं। अब ये जो हर्डल्स होते हैं, जब कोई भी चीज़ इसके ऊपर से कोई फोर्स लगाते हैं, लाइक प्रेसिंग फोर्स लग रही है अगर, तो प्रेसिंग फोर्स लगने से ये जो हमारे पर हर्डल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आके एक दूसरे के साथ इस तरह से लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और इस लॉक की वजह से बेसिकली ये फ्रिक्शन पैदा होती है, और इन लॉक्स को बेटा बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। आपको पता है वेल्डिंग क्या चीज़ होती है? वेल्डिंग होती है बेटा कि जो किसी भी चीज़ को परमानेंटली किसी चीज़ के साथ, जैसे आपने देखा होगा कि मेटल्स के इसको वेल्डिंग किया जाता है, दो मेटल्स को जोड़ के उसके ऊपर एक टांका लगाते हैं लोहे का, इसको मेल्ट करके करंट के ज़रिए,
तो वो एक परमानेंट एक वेल्ड हो जाता है, परमानेंट कॉन्टैक्ट आ जाता है। इस केस में क्या होता है बेटा, ये जो कॉन्टैक्ट्स आते हैं ये आर्जी टेम्परेरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इनको कोल्ड वेल्ड्स कहते हैं, ये हॉट वेल्ड्स नहीं होते। जो मेटल वाले हैं वो हॉट वेल्ड्स होते हैं, इनको कोल्ड वेल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोल्ड वेल्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं बिटवीन द टू सर्फेसिस दैट फॉर्म सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स, ठीक है। इनके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं बेटा वही ये कोल्ड वेल्ड्स पैदा करते हैं, ठीक है। और ये आरजी होते हैं, ठीक है। यही कोल्ड वेल्ड्स होते हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है। जितना ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी कोल्ड वेल्ड्स उतने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, जितनी कम जो प्रेसिंग फोर्स होगी उतने कोल्ड वेल्ड्स कम प्रोड्यूस होंगे। सेकेंडली बेटा कोल्ड वेल्ड्स ये होता है कि जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है कोल्ड वेल्ड्स की उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनते हैं। सरफेस एरिया कम हो, जैसे रोलिंग के केस में बॉल है, इसका सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो कोल्ड वेल्ड्स भी कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है कि स्लाइडिंग सर्फेसेज जो होती हैं वो उनके ऐसी सर्फेस जिनका इनका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा, उनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जो रोलिंग सर्फेसेज हैं, जैसे कोई बॉल ऐसे घूम रही है तो रोलिंग सर्फेस का कोल्ड वेल्ड्स कम है तो इनकी फ्रिक्शन भी कम होगी। इसको बेटा हम लेक्चर के एंड पे एक दफ़ा फिर से इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है कॉन्सेप्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन का। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? असल में बेटा होता ये है कि जब दो सर्फेसिस इन कांटेक्ट होती हैं, अब स्टार्ट में ज्यूम करो मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ एक साइड पे, मैं इसको यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से होगा क्या, स्टार्ट में मैं ज्यूम करो थोड़ी फोर्स लगाता हूँ, मैं थोड़ी फोर्स लगाता हूँ ये नहीं मूव करता, मैं फोर्स ज़्यादा लगाना थोड़ा बढ़ाता हूँ अभी भी मूव नहीं कर रहा, मैं और बढ़ाता हूँ अभी भी मूव नहीं कर रहा, थोड़ी मैं फोर्स और बढ़ाता हूँ अभी भी मूव नहीं कर रहा, करते करते मैं फोर्स बढ़ाते बढ़ाते ख़ास हद तक फोर्स को बढ़ाऊंगा कि ये मूव नहीं करेगा, ख़ास इसकी आखिरी लिमिट आ जाएगी इस ब्लॉक की कि वो मूव नहीं करेगा। उस ख़ास लिमिट से ज़्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो अब ये ब्लॉक उस एक मजीद एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से मूव करने लग जाएगा। तो उस एक्स्ट्रा फोर्स से पहले पहले तक जो फोर्स लग रही थी जो कि जितनी फोर्स को ये ब्लॉक रेजिस्ट कर रहा था वो किस वजह से कर रहा था, क्योंकि इसके इस कॉन्टेक्ट एरिया में उतनी फ्रिक्शन मौजूद थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके फ्रिक्शन की फोर्स जो थी वो इस एक्स्ट्रा आखिरी एक्स्ट्रा फोर्स से पहले पहले वाली सारी फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक्स्ट्रा फोर्स जो थी, जो कि फ्रिक्शन की फोर्स जो थी, जो कि मूव होने से पहले पहले तक आखिरी लिमिट से पहले पहले तक जितनी फोर्स को कैंसिल आउट कर रही थी, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये आखिरी लिमिट तक जो मैक्सिमम फोर्स जो कि जिसको रेजिस्ट कर रही है उस फोर्स को कहते हैं, ठीक है। इसको बेटा डेफिनेशन क्या बनती है, फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स एंड कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। It does not increase beyond this maximum value. Beyond this, the maximum value of friction is known as force of limiting friction. ठीक है, समझ आ गई आपको क्या होता है कि जो अप्लाइड फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन की फोर्स भी बढ़ रही होती है, ठीक है ना, और ये एक खास हद तक बढ़ती है। दिखा सकते हो फोर्स लगाने से ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है इसको अपोज करती रहती है। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो खास फोर्स एक खास लेवल आता है कि जिसके बाद इससे ज़्यादा फोर्स लगाए तो मूव करने लग जाती है, उससे ज़्यादा ये उस फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस पॉइंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, और उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बेटा याद रखो उस पॉइंट पे ये इस पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लगने वाली अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा फोर्स लगे तो फिर ये बॉडी मूव करती है। अच्छा, इसका जो सिंबल होता है बेटा वो एफ एस होता है, वही वाला सिंबल है जो बेटा आपने ये पीछे पढ़ा था, ये एफ एस है, ठीक है। ये बेसिकली उसी का इक्वेशन है। अच्छा, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये बेटा वही वाली बात आ गई कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये जो बात हो रही है सॉलिड्स की, लिहाजा सॉलिड्स के केस में ये इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, आज बेटा नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है, द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कांस्टेंट। अच्छा, अब बेटा इधर देखो, यहाँ पर रिज्यूम करो कि मेरे पास एक सरफेस है या कोई टेबल है, टेबल टॉप है या कोई भी सरफेस है, ज़मीन है, इसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है या कोई भी बॉडी पड़ी हुई है। इस बॉडी का ज़ाहिरी बात है बेटा कोई ना कोई मैस होगा, ठीक है। अब मैस जब होगा तो मैस का मतलब इसका कोई ना कोई वेट भी होगा, और वेट का फॉर्मूला होता है मैस टाइम ग्रेविटी, ठीक है ना। अब जाहिर बात है बेटा
इस वेट के बरक्स इस सरफेस के ऊपर के ऊपर डाउनवर्ड अगर वेट लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये सरफेस जो है अपवर्ड एक रिएक्शन फोर्स भी लगा रही होगी। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन फोर्स होती है ये बराबर होती है बेटा एक्चुअल में वेट ऑफ द बॉडी के। किसके बराबर होती है? ये वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होती है, क्योंकि जितना वेट होता है उतनी ही रिएक्शन फोर्स होती है। ठीक है, अच्छा अब बेटा ये वाली बात यहां पर आ गई। अब यहां पर देखो, द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी के लिए जो फ्रिक्शन की फोर्स जो कि इसके यहां से यहां तक पाई जाती है, ये फ्रिक्शन की फोर्स और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि इसके वेट के बराबर है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, इस रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। और इसका सिंबल बेटा म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? यू लिख के आप इसको ऐसे कर लो तो ये म्यू बन जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि रेशियो है स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की रिएक्शन फोर्स के साथ, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म बनती है म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। अब बेटा याद रखो, ये जो वेट है ये भी रिएक्शन फोर्स है, ये भी फोर्स है, या वेट भी फोर्स है, इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब है ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या म्यू का ऐसा यूनिट जो है वो कट जाएगा, ये न्यूटन से कट जाएगा, तो ये बेसिकली यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा बेटा नेक्स्ट आ जाती है डेरिवेशन फॉर एफएस। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बेटा इक्वेशन हमने डिराइव करनी है, जो मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर के बताया था कि हमने ये इक्वेशन जो है ये कैसे बनी, हमने ये डिराइव करनी है। ठीक है, अब हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है म्यू का, म्यू बराबर होता है एफ एस ओवर आर। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो एफ एस इक्वल टू आ जाएगा आर टाइम्स म्यू, ये आ जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया है कि जो रिएक्शन फोर्स होती है बेसिकली वेट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर बराबर हो जाएगा उस वेट के जो कि बॉक्स का है, जो कि सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे मैं दोबारा बना देता हूँ। ये मैथ अगर है तो इसके डाउनवर्ड एक वेट होगा जिसकी वैल्यू एम जी है, इसके इक्वल एंड ऑपोजिट एक रिएक्शन फोर्स होगी, इसको हम आर कहेंगे। लिहाजा चूंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इसकी वैल्यू भी उसी वेट के बराबर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन से फॉरवर्ड होगी। लेकिन हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि हम फिलहाल इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें, हम इसको इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस नहीं कर रहे। वेक्टर डिस्कस कर रहे होते तो हर किसी चीज़ के ऊपर एरो आता, ये भी एरो आता, एफ एस भी एरो आता, इसके ऊपर भी एरो आता। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू आ जाती है एम जी। तो आर की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आता है? एफ एस बराबर आ जाएगा म्यू टाइम्स आर की जगह आ जाएगा एम जी, तो ये आ जाएगा एफ एस म्यू टाइम्स एम जी। ठीक है, अच्छा बेटा आखिरी टॉपिक, आखिरी बात यहाँ पर आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड में आ सकता है। क्या होता है बेटा? ये वाली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेटा स्टार्ट में दिया था कि होता क्या है कि जो बॉडीज ज़्यादा, जिन बॉडीज़ का कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है उनके अंदर कोल्ड वेल्ट ज़्यादा पैदा होते हैं। एज्यूम करो मेरे पास एक ब्लॉक है, कोई भी वुडन ब्लॉक है, कोई भी मिक्सी मटीरियल का ब्लॉक है। अब उस ब्लॉक का कांटेक्ट एरिया कितना बड़ा है? ज़्यादा बड़ा कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है तो कोल्ड वेल्ट्स ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट एरिया कम है, मैंने अगर इसको नीट बनाऊँ तो बेटा बेसिकली बॉल्स का कॉन्टैक्ट एरिया बड़ा कम होता है, तो इनका कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो इसका यहाँ पे कोल्ड वेल्ट्स कम होते हैं। तो इसका मतलब है जो रोलिंग सर्फेसिस होती हैं लाइक टायर हो गया या बॉल बेरिंग्स हो गए, तो उनके लिए जो कि वो रोल कर रहे होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, बॉल बेरिंग्स भी रोल करते हैं, टायर्स भी रोल करते हैं, तो रोल करने के केस में कॉन्टैक्ट एरिया बड़ा स्मॉल होता है। कॉन्टैक्ट एरिया कम स्मॉल होने का मतलब है कोल्ड वेल्ट्स कम होते हैं, कोल्ड वेल्ट्स कम होते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन कम होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है कि कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोल्ड वेल्ट्स के या फिर नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ट्स के, और ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन रिटर्न होती है फ्रिक्शन के। ठीक है ना, तो बेटा ये वाली आखिरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इसको आपने बुक से अच्छी तरह से रीडिंग कर लेनी है बेटा, बुक से आपने खुद से इसको समझ लिया तो उसको बेटा आपने अपनी वर्डिंग में कर लेना है। ठीक है।